नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे SSC CHSL एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। यह दोस्तों 17 मार्च 2023 को SSC CHSL के चारों शिफ्टों का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और चारों शिफ्टों में पूछे गए जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चंस 100% रियल क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। इस बात पे थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। दोस्तों कोई भी क्वेश्चंस अगर आप डाउट है तो डायरेक्टली आप हमें 8181819473 पे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू और क्वेश्चंस बता सकते हैं। बाकी दोस्तों इस वीडियो का PDF फाइल अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कर लें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वहाँ पे हर दिन का PDF फाइल आपको मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चंस आया था कि विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में। दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल भी पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। बात करते हैं भारतीय संविधान के भाग 3 में जो कि मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का उपबंध किया गया है। संविधान का यह अनुच्छेद भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भारतीय नागरिकों एवं विदेशी दोनों के लिए समान व्यवहार का उपबंध करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मनरेगा एक्ट के तहत कितने दिनों का रोजगार गारंटी देने का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 दिनों का। बात करते हैं दोस्तों तो अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने जो कि नरेगा पारित किया था। यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। बात करते हैं 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदल के जो कि मनरेगा कर दिया गया था। काम करने का इस पे कानूनी अधिकार जो है उसको बता देते हैं। पहले की रोजगार गारंटी योजनाओं के विपरीत अधिनियम का उद्देश्य अधिकार आधारित ढांचे के माध्यम से पुरानी गरीबी के कारणों को संबोधित करना। वहीं बात करते हैं तो लाभार्थियों में कम से कम 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में कृषि मजदूरों के लिए जो कि निर्दिष्ट वैधानिक न्यूनतम मजदूरी के अनुसार मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। इस योजना को एक सामाजिक उपाय के रूप में पेश किया गया था जो काम के अधिकार की गारंटी देता था। वहीं बात करते हैं दोस्तों तो इस सामाजिक उपाय और श्रम कानून का मुख्य सिद्धांत यह है कि स्थानीय सरकार को ग्रामीण भारत में उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए कानूनी रूप से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना होगा। ठीक है, तो इसका राइट 100 दिन ही था। एक प्रश्न आया था कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने सिल्वर मेडल जीते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। बात करते हैं दोस्तों तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल जीते थे, अपने नाम किए थे। भारत ने 1 स्वर्ण 2 रजत और 4 कांस्य पदक के साथ ओलंपिक का समापन किया। अब तक का ओलंपिक खेलों में यह भारतीय खिलाड़ियों का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। वही बात करते हैं दोस्तों भारत के टोक्यो 2020 के पैरालंपिक खेलों के पदक विजेता भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में कुल 19 मेडल जीते थे जिसमें 5 स्वर्ण 8 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। निशानेबाज अवनी लखेरा जो कि 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आंगनवाड़ी कार्यक्रम किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये केंद्र सरकार के द्वारा मतलब इसको शुरू किया गया था 1975 में। ठीक है, इसको केंद्र सरकार ने 1975 में इसकी शुरुआत की गई थी और बच्चों में जो कुपोषण था उसको कम करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आया था कि जब हवा गर्म होती है तो क्या होता है। दोस्तों ऑप्शंस क्या थे ये कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑप्शन स्टेटमेंट में था कि उनका वो सिकुड़ती है और बढ़ती है और सिकुड़ती है, कम होती है, ऊपर उठती है, ऐसे कैसे था।
या फिर पूछा गया होगा कि क्या बढ़ता है, तो मतलब उसमें दिया होगा। तो इसका जो कि आपका आयतन बढ़ जाता है। जब भी हवा गर्म होती है ना, तो वो आयतन उसका बढ़ता है, क्योंकि वो जिस रूप में डालोगे उसी के आकार में हो जाएगी। यानी अगर गुब्बारे में रखेंगे तो गुब्बारे को गर्मी देंगे, यानी गर्म करेंगे हवा, तो फैलेगी, हवा फैलेगी, तो वो गुब्बारा जितना बड़ा होगा उसी का वो आयतन बनाएगी हवा। ठीक है, तो इसका जो है आप ऑप्शन से एक बार कमेंट कर देना। बात करते हैं, जब हवा को गर्म किया जाता है तो अणु जो कि कंपना शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे से टकराएंगे, क्योंकि प्रत्येक अणु गति के लिए अधिक स्थान का उपयोग करता है। हवा फैलती है और कम घनी हो जाती है, इसलिए गर्म होने पर हवा फैलती है। जब हवा गर्म हो जाती है तो इसकी हवा बढ़ जाती है, और जब यह बढ़ती है तो यह ठंडी हो जाती है। ठीक है, और जब हवा ज़्यादा गर्म होती है तो ये ऊपर की ओर उठने लगती है। ठीक है, आपका पैराशूट इसी पर आधारित है। ठीक है, हवा महल कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर राजस्थान में स्थित है। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों, तो हवा महल जो कि राजस्थान के जयपुर में एक महल है। हवा महल को पैलेस ऑफ ब्रिज के रूप में भी जाना जाता है। हवा महल जो कि 1799 में बनवाया गया था। तो ठीक है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। लालचंद उस्ताद द्वारा जो कि डिजाइन किया गया था। इसे राजपूत वास्तुकला शैली में बनाया गया था। हवा महल राजस्थान के झुंझुनू में जो कि खेतड़ी महल से प्रेरित था। वही बात करते हैं दोस्तों, तो यूनेस्को ने 6 जुलाई 2019 को जयपुर को अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में पिंक सिटी ऑफ इंडिया के रूप में अंकित किया है। नई दिल्ली की आधारशिला जो कि 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान सम्राट जॉर्ज पंचम ने लिखी थी। वही बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट कि इनके द्वारा डिजाइन किया गया जो कि सर एडविन लुटियन और सर हर्बर्ट बेकर हैं। आगरा उत्तर प्रदेश का एक शहर है। इस शहर की स्थापना लोधी वंश के सुल्तान सिकंदर ने की थी। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा भी है, इसको भी आप याद रख लीजिएगा। एक प्रश्न आया था कि मोहिनी अट्टम में किस भगवान की पूजा की जाती है, किस भगवान के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णु भगवान के लिए। बात करते हैं, तो यह मुख्य रूप से महिला नर्तकियों द्वारा किया जाता है। मोहिनी अट्टम जो कि आमतौर पर विष्णु के स्त्री नृत्य की कहानी सुनाता है। एक प्रश्न आया था कि हर्षचरित पुस्तक के रचयिता कौन है, बाण भट्ट हो जाएंगे दोस्तों। बात करते हैं, हर्षचरित संस्कृत में बाण भट्ट द्वारा रचित एक ग्रंथ है। इसमें भारतीय सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र वर्णित है। ऐतिहासिक कथन जो कि कथानक से संबंधित यह जो संस्कृत का सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है। बात करते हैं, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 75वें बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे मिला था। तो चलिए यहाँ पे सब देख लेते हैं दोस्तों, जिसमें जो कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड ओआना जो कि स्कैनलॉन को मिला था। इनको इनकी फिल्म जो कि आफ्टर लव के लिए मिला था। ठीक है, वहीं बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की, तो बिल स्मिथ को मिला था इनकी फिल्म जो कि किंग रिचर्ड के लिए मिला था। वहीं बात करते हैं इसमें सर्वश्रेष्ठ जो कि सहायक अभिनेता का, तो ट्रॉय कोटसर को मिला था जो कि फिल्म कोटा के लिए मिला था। सहायक अभिनेत्री का एरिना डेबोस को मिला था, एरिना डेबोस को, जिसकी फिल्म जो कि बेस्ट साइज स्टोरी के लिए दिया गया था। वहीं बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ जो कि निर्देशक का अवार्ड इसमें मिला था जेन कैंपियन को, जिसको फिल्म द पावर ऑफ द डॉग के लिए दिया गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो कि समर ऑफ सोल को दिया गया था। वहीं ब्रिटिश जो कि शॉर्ट फिल्म द ब्लैक कॉप को दिया गया था। वहीं बात करते हैं दोस्तों, तो एनिमेटेड फिल्म जो कि इनकैंटो का अवार्ड दिया गया, एनिमेटेड फिल्म का सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड जो कि इनकैंटो को दिया गया है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, सर्वश्रेष्ठ कॉस्टिक फिल्म का अवार्ड जो कि बेस्ट साइट स्टोरी को दिया गया है। वहीं बात करते हैं सर्वश्रेष्ठ जो कि ठीक है, सिनेमेटोग्राफी फिल्म का, तो ये ड्यून को दिया गया था। ठीक है, ड्यून। वहीं बात करते हैं बेस्ट जो सर्वश्रेष्ठ एडिटिंग का अवार्ड जो कि नो टाइम टू टॉय को दिया गया था, जिसको टॉम क्रॉस एवं इलियट ग्राहम कहा जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नो टाइम टू टॉय। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने सभी चीज़ें बता दी है दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि लखनऊ समझौता कब हुआ था, तो लखनऊ समझौता 29 दिसंबर
1916 को हुआ था। बात करते हैं तो लखनऊ समझौता दिसंबर 1916 में लखनऊ में आयोजित दोनों दलों के संयुक्त सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता था। बात करते हैं दोस्तों तो 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे। इस समझौते के परिणाम स्वरूप मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। लखनऊ समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में भी देखा गया था। वही बात करते हैं दोस्तों, दोनों पक्षों द्वारा अंग्रेजों को प्रस्तुत की जाने वाली कुछ सामान्य मांगें इस प्रकार दी थी, जैसे कि परिषदों में निर्वाचित सीटों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, प्रांतों में अल्पसंख्यकों की रक्षा की जानी चाहिए, सभी प्रांतों को स्वायत्तता देनी चाहिए, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना चाहिए। ठीक है, ये सभी मांगें थी। एक प्रश्न आया था कि सतलुज नदी और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय स्थित है, तो कुमाऊं हिमालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न और आया था नदी से कि ताप्ती नदी किस राज्य से होकर बहती है, तो ताप्ती नदी 3 राज्यों से होकर बहती है, जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश शामिल हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों तो ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने से पहले पश्चिम की ओर बहती है। नदी की लंबाई जो कि 724 किलोमीटर है और यह 3 अलग अलग राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर बहती है। ऑप्शंस में क्या थे कमेंट करके एक बार बता देना। सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता है, तो ये जो भारत ने जीता है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों, एक बच्चे ने पूछा था कि फुटबॉल विश्व कप किसने जीता है, तो चलो वो भी बता देते हैं। तो 2022 का फुटबॉल विश्व कप जो कि अर्जेंटीना ने जीता है, इसका आयोजन कतर में हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों ये मणिपुरी व नेपाली भाषा को किस अनुसूची में जोड़ा गया था, तो ये 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। बात करते हैं तो भारत का संविधान जो कि 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि भारत के संविधान में एक और संशोधन किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में जो कि भाषाएं और जोड़ने की मांग चल रही थी, इस अधिनियम से संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन करके इसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को शामिल किया गया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 8वीं अनुसूची। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, तो दोस्तों चलिए मैं यहाँ पे कर्क रेखा से कई बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ठीक है, बात करते हैं तो ये स्थलीय भूमध्य रेखा लगभग जो कि 23 डिग्री जो कि नॉर्थ अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह 17 देशों में से ताइवान सहित जहां से होकर ये कर्क रेखा गुजरती है, 17 देशों को जो कि में से फैली है। कर्क रेखा भारत से होकर जाने वाली एकमात्र अक्षांश मार्ग है। कर्क रेखा जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वही बात करते हैं दोस्तों, तो माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी, गांधीनगर गुजरात की राजधानी कर्क रेखा के काफ़ी करीब स्थित है। 17 देशों में 3 महाद्वीप, 6 जल निकाय के माध्यम से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नरेंद्र मोदी ने सीएनजी की आधारशिला कहां पर रखी है, तो भावनगर में उन्होंने रखा है हाल ही में। बात करते हैं दोस्तों, तो प्रधानमंत्री ने भावनगर में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल और जो कि ब्राउन फील्ड पोर्ट की आधारशिला रखी। इस पोर्ट को 4000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा और इसमें दुनिया के चौथे सबसे बड़े लॉक गेट सिस्टम के साथ साथ दुनिया के सबसे पहले सीएनजी टर्मिनल के लिए अत्याधुनिक बुनियादी संरचना होगी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भावनगर। ठीक है, भावनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि विंडो 10 में ऐप को लॉक करने की शॉर्टकट की क्या होती है, Alt+F4 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, Alt+F4। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन जो कि संयोजी उत्तक है, तो दोस्तों ये तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताया जाता है। चलिए मैं यहाँ से संयोजी उत्तक के बारे में बता देता हूँ। जैसे कि हड्डी मनुष्य में संयोजी उत्तक का एक उदाहरण है। मनुष्यों में संयोजी उत्तक में जैसे कि रेशेदार उत्तक, वसा,
उपास्थिति, हड्डी, अस्थि, मज्जा और रक्त शामिल हैं। तो बाकी बताइए इसमें से एक ऑप्शंस में क्या दिया होता। संयोजिक ऊतक अन्य अंगों को एक साथ बांधता है और जो कि स्थान भरता है, इसको कहते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन से एक बार कमेंट करके बताना। एक प्रश्न आया था कि 1992 में सिनेमा का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला था। संजीत रे को मिला था। जी हाँ दोस्तों, 30 मार्च की तारीख भारतीय सिनेमा के इतिहास में खास महत्व रखती है। 30 मार्च 1992 को भारतीय सिनेमा के युग पुरुष यानी सत्यजीत रे को ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपका जो कि सत्यजीत रे राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2022 का डायमंड लीग किसने जीता है। तो नीरज चोपड़ा ने जीता है। बात करते हैं, नीरज चोपड़ा ने जीता डायमंड लीग 2022 का टाइटल। टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गुरुवार को एक और ऐतिहासिक जीत दर्ज की। वह प्रतिष्ठित डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो नीरज चोपड़ा आपका राइट आंसर होगा। 2022 का ईरानी ट्रॉफी किसने जीता है। तो शेष भारत ने जीता है। बात करते हैं तो शेष भारत, जिसको रेस्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर ईरानी ट्रॉफी 2022 जीत ली है। बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे शेष भारत की टीम ने ईरानी ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस टीम ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाया। ठीक है, तो शेष भारत आपका राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.35 से 7.45 के बीच में होता है। ऑप्शन कमेंट करके बताना। एक प्रश्न आया था कि परम 8000 किस जनरेशन का कंप्यूटर था। तो दोस्तों इसका राइट पीढ़ी का या फिर जनरेशन कह सकते हैं, तो ये 5वीं पीढ़ी का था, जैसा कि मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों इसमें थोड़ा सा आप कमेंट करके बताइए ऑप्शंस किस प्रकार से थे। बात करते हैं तो परम 8000 श्रेणी की पहली, ठीक है, ये 8000 श्रेणी का ये पहला, अगर श्रेणी के हिसाब से पूछा गया होगा तो परम 8000 श्रेणी की पहली मशीन थी और इसे शुरुआत से बनाया गया था, जो कि विजय पी भाटकर को सुपर कंप्यूटिंग में भारत की राष्ट्रीय पहल के वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। उन्होंने परम सुपर कंप्यूटर विकास का नेतृत्व किया था। उन्होंने पहला भारतीय सुपर कंप्यूटर परम 8000 1991 में विकसित की थी। वहीं बात करते हैं पीढ़ियों की, तो दोस्तों जो कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर जिसका संचालन होता था 1946 से 1956 तक था। द्वितीय पीढ़ी जो कि 1956 से 1964, तृतीय पीढ़ी 1964 से 1971, चतुर्थ पीढ़ी जो कि 1971 से 1985 और 1955वीं जो कि पीढ़ी है ये 1985 से प्रेजेंट तक लिखा है। लेकिन दोस्तों अब तो कंप्यूटर के लगभग 10 जनरेशन आ चुके हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व जनतांत्रिक संवैधानिक विकास के नवीनतम तत्व हैं। सबसे पहले ये आयरलैंड के संविधान से लागू किए गए थे। ये तत्व जो संविधान के विकास के साथ ही विकसित हुए हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन जो कि ओडिसी लोक नृत्य से संबंधित हैं। दोस्तों ऑप्शंस कमेंट करके बताइएगा। मैं यहाँ पे सभी ओडिसी लोक नृत्य से संबंधित कलाकारों के नाम बता देता हूँ, जैसे कि इंद्राणी रहमान, सोनल मानसिंह, माधवी मुग्दल, जो कि संयुक्ता पारणीग्रही, ठीक है, किरण सहगल, रानी कर्ण, कालीचरण पटनायक, प्रियंका मोहंती, ठीक है, मीनाती दास, शेरोन लोवेन, मिर्ता बाकी, ये सभी क्या हैं दोस्तों ओडिसी लोक नृत्य से संबंधित है। तो मेरे हिसाब से शायद इसी में से कोई एक आपसे पूछा गया होगा, कमेंट करके बताना। एक प्रश्न आया था कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर कौन सी झील स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलिकट झील। जी दोस्तों, पुलिकट झील भारत के आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य में स्थित एक अनूप झील है। चिल्का झील के बाद यह जो कि 759 वर्ग किमी क्षेत्र वाली झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी जो कि नुनखरा झील है, यानी कि नमकीनी झील है। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि बोधि ब्रिज के नीचे महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त की थी। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पर दिया था। तो पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था।
अब एग्जैक्ट क्या पूछा था दोस्तों, पहला उपदेश पूछा था, क्या पूछा था कमेंट करके बता देना। बात करते हैं तो बोधि वृक्ष बिहार गया जिले में बोध गया स्थित जो कि महाबोधि मंदिर परिषद में स्थित एक पीपल का पेड़ है। इसी पेड़ के नीचे जो कि ईसा पूर्व यानी 531 में भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन जो कि वलित पर्वत नहीं है। वालित पर्वत या फिर वालित पर्वत कह सकते हैं, वालित इसको कहा जाता है। यहाँ से एक मिस टाइपिंग हो गया है, तो वालित पर्वत जो कि आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मैं यहाँ पे वालित पर्वतें बता देता हूँ, जैसे कि हिमालय, अल्पाइन पर्वत समूह, रॉकी, इंडीज जो कि अपलेशियन, ठीक है, एटलस, काकेकस, ठीक है, एलबुर्ज, हिंदू कुश आदि वलित पर्वतों के प्रमुख उदाहरण हैं। तो बाकी ऑप्शंस कमेंट करके एक बार बता देना। एक प्रश्न आया था कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। 20 जून को मनाया जाता है दोस्तों। बात करते हैं तो विश्व शरणार्थी दिवस जो कि प्रत्येक वर्ष 20 जून को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। यह दिवस दुनिया भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है। 4 दिसंबर सन 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने निर्णय लिया कि 2000 से 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सही नहीं है। उसमें दिया था कि नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खिलाड़ी हैं। मनप्रीत सिंह का बच्चे ने बताया कि कुछ गलत था, तो यही राइट आंसर होगा। बताइएगा मनप्रीत सिंह किसका मतलब किससे संबंधित है, ये था। बाकी दोस्तों और क्वेश्चंस नहीं। इंडिया और डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान को किस एक्ट के तहत जो कि औपचारिक रूप दिया गया था या फिर अलग किया गया था, तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों तो इसके लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया गया था, जिस पर 18 जुलाई 1947 को सम्राट के द्वारा हस्ताक्षर हुए। इस एक्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेख था कि यह अधिनियम 15 अगस्त 1947 को लागू हो जाएगा, यानी कि भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र होने के साथ ही इसे डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी प्राप्त हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पश्चिमी घाट में नहीं है। तट पश्चिमी घाट में नहीं है, या फिर पश्चिमी घाट से रिलेटेड सबसे पूछा गया था कि कौन इसमें से भारत का सबसे पश्चिमी छोर नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोरोमंडल आपके ऑप्शंस में था, तो कोरोमंडल आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों तो कोरोमंडल तट जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी तट क्षेत्र है, जो कि उत्तर में उत्कल मैदान, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में कावेरी डेल्टा और पश्चिम में पूर्वी घाट से घिरा है। कोरोमंडल तट लगभग जो कि 22,800 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें श्रीलंका द्वीप का दक्षिण पूर्वी तट भी शामिल हो सकता है। तो दोस्तों आपका कोरोमंडल ऑप्शंस में था, जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसमें पूछा गया था कि कौन नहीं है, या फिर एक कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या पूछा था। एक प्रश्न आया था कि 2021 के आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत को किसने हराया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड। जी दोस्तों, साल 2021 में साउथम्पटन के एजिस बाउल में आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया था। इस मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली जो कि महिला कौन है, तो लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला हो जाएंगी अवनी चतुर्वेदी। जी दोस्तों, साल 2016 में अवनी चतुर्वेदी जो कि मोहना सिंह और भावना कंठ के साथ तेलंगाना में वायुसेना अकादमी में अपना प्रारंभिक बुनियादी परीक्षण पूरा करने के बाद भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी। अभी भारतीय वायुसेना में 17 महिला लड़ाकू पायलट शामिल हैं। वही बात करते हैं तो राफेल उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला जो कि पायलट बनी थी शिवांगी सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश वाराणसी की हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष जो कि हो जाएंगी माधवी पुरी बुच। जी दोस्तों, माधवी पुरी बुच, ये जो कि अजय त्यागी का जो कि इन्होंने स्थान लिया है। बात करते हैं दोस्तों तो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार के लिए भारत का सरकारी स्वामित्व वाला नियामक है। यह 1988 में स्वामित्व जो कि स्थापित किया गया था, और 30 जनवरी 1992 सेबी अधिनियम के माध्यम से वैधानिक जो कि
शक्तियां प्रदान की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स व्यवसाय जिले में है और इसके उत्तरी पूर्वी दक्षिण और पश्चिमी क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में है। यूके सिन्हा सेबी के पूर्व अध्यक्ष हैं। जीएन वाजपेयी भी सेबी के पूर्व अध्यक्ष हैं। अब दोस्तों अजय त्यागी भी जो कि सेबी के पूर्व अध्यक्ष हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि बिरजू महाराज किस लोक नृत्य से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथक से। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं कथक उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। यह शब्द कथा से बना है जिसका अर्थ कहानी कहने की कला होती है। कथक की उत्पत्ति उत्तर भारत में हुई और यह भरतनाट्यम नृत्य के समान है। प्राचीन भारत में कथाकार होते थे जो कि संगीत, मूक अभिनय और नृत्य के माध्यम से धार्मिक और पौराणिक कथाओं का पाठ करते थे। 15वीं शताब्दी में उत्तर भारत में फैलने वाले वैष्णव पंथ और भक्ति आंदोलन ने गीत और संगीत के नए रूपों की पूरी नई श्रृंखला का निर्माण किया था। पंडित बिरजू महाराज कथक से संबंधित हैं। वह कथक के लखनऊ जो कि बिंदादिन घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नागरिकता अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 1955 में पारित हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, सन 1955 में भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। भारत के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति की प्रदान भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो कि 5 से 11 भाग 2 द्वारा शासित होती है। संविधान का अनुच्छेद जो कि 11 संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। एक प्रश्न आया था कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में से इनमें से कौन नहीं आता है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना था दोस्तों। बात करते हैं तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियां जो कि यथावत है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई हैं, जिनमें केंद्र और राज्य के मध्य विषयों का विभाजन किया गया है। संघ सूची तीनों सूचियों में सबसे बड़ी होती है और इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र के पास होता है। तो ऑप्शन से एक बार कमेंट कर देना। एक प्रश्न आया था कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता था। एशले बार्टी ने जीता था। बात करते हैं तो एशले बार्टी ने 2022 में खिताब जीता और 44 वर्षों में खिताब जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई महिला बनी हैं। वही बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के विजेताओं की पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो पुरुष एकल का खिताब राफेल नाडाल ने जीता था जो कि स्पेन के हैं। उप विजेता डेनियल मेदवेदेव थे जो कि रूस के हैं। महिला एकल का खिताब एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं और डेनियल कॉलिंग्स जो कि अमेरिका की उप विजेता हैं। वहीं पुरुष युगल की बात करें तो किर्गियोस और जो कि थनासी कोकिनाकिस ने जीता। और यहीं पे बात करते हैं दोस्तों तो उप विजेता की मैथ्यू इब्डेन और मैक्स परसेल थे। वही बात करते हैं दोस्तों महिला युगल की, तो महिला युगल में जो कि बारकोरा जो कि क्रेजी सिकोवा और कैटरीना सानियाकोवा ने जीता था। वही बात करते हैं उप विजेता की, तो अन्ना जो कि डैनिलीना और जो कि ब्रिट्रीज हदद मया थी। वही बात करते हैं मिश्रित युगल की। ठीक है, मिश्रित युगल में जो कि क्रिस्टीना और यहाँ पे मैडनोविक, ठीक है, मैडनोविक उप विजेता जो कि जैमी और ये हो जाएंगी कुलबीर। ठीक है, ये इन सब चीज़ों को याद रख लीजिएगा। वही बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की सभी विजेताओं की पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। ठीक है, आप इसको जो कि PDF फाइल में आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न आया था दोस्तों कि खेलो इंडिया, ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में महाराष्ट्र ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो उन्होंने 56 स्वर्ण पदक जीते थे। तो बात करते हैं महाराष्ट्र ने 56 स्वर्ण पदक और कुल 161 पदक के साथ जो कि मध्य प्रदेश में आयोजित हुए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब अपने नाम किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत सरकार की खेलो इंडिया पहल के तहत एक प्रमुख कार्यक्रम है। आपको बताते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का ये 5वां संस्करण था। ठीक है, एक प्रश्न आया था कि भारत का तोता किसे कहा जाता है। अमीर खुसरो को कहा जाता है। भारत का तोता जो कि अमीर खुसरो भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे महान फारसी भाषा के कवि माने जाने वाले अमीर खुसरो ने अक्सर अपनी कविताओं को अपने होठों से मोती वाले अमीर खुसरो ने अक्सर अपनी कविताओं को होठों से मोती के रूप में वर्णित किया और उस पक्षी का आह्वान किया जो भारत जो कि फारसी
परंपरा में जो कि वाक्टूता का प्रतीक था, उन्हें भारत का तोता कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नेक्सा एक्ट्रेस ऑफ ईयर 2022 का पुरस्कार किसे दिया गया? कृति मेनन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिमी मूवीज के लिए इनको दिया गया था। एक प्रश्न आया था कि मकर संक्रांति कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो ये एक दिन ही मनाया जाता है दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक कौन है? बीवीएस लक्ष्मण की ये आत्मकथा है दोस्तों। बात करते हैं तो बीवीएस लक्ष्मण द्वारा लिखित जो कि 281 एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक 20 नवंबर 2018 को प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का शीर्षक 2001 में ईडन गार्डन में खेले गए उस मैच से लिया गया है, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 281 रन बनाए थे। लक्ष्मण ने 1996 में भारत के लिए टेस्ट मैच के साथ शुरुआत की थी। लक्ष्मण ने 2012 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। वही बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ खिलाड़ियों जैसे कि मैरी कॉम की जो कि ब्रेकेबल पुस्तक है, क्रिस गेल की 6 मशीन, आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट, ठीक है, वसीम अकरम की वसीम, सानिया मिर्जा की एस अगेंस्ट आर्ट्स, ठीक है, इनको याद कर लीजिएगा। सीपीयू में क्या नहीं होता है दोस्तों? तो सीपीयू का ये ऑप्शंस कमेंट करके ये क्वेश्चन से आया था कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की लंबाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3214 किलोमीटर। जी हाँ दोस्तों, 3214 किलोमीटर भारत की जो कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई है। वहीं बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारत की जो कि यहाँ पे भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई जो अगर पूछेगा दोस्तों तो ये हो जाएगा 2933 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था दोस्तों कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों के प्रोग्राम में से किस खेल को हटाया गया है? जी हाँ दोस्तों, 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों के प्रोग्राम में से किस खेल को हटाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शूटिंग। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में से शूटिंग को शामिल नहीं किया गया। इस वजह से भारत को पदकों के काफ़ी नुकसान हुआ था। हालांकि 2026 में यह खेल प्रतियोगिता का हिस्सा होगा, ठीक है। तो शूटिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से किसको मुंबई में आतंकवादियों से लोहा लेने में वीरता पुरस्कार दिया गया था? तो हेमंत करकरे जो कि आपके ऑप्शंस में थे, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसमें दोस्तों 7 लोगों को जो कि सम्मान से सम्मानित किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबरनामा पुस्तक किसने लिखी है? तो अकबरनामा पुस्तक अबुल फजल ने लिखी है। बात करते हैं दोस्तों तो अकबरनामा, ठीक है, अकबरनामा अकबर की पुस्तक का अनुवाद है, जिसमें तीसरे मुगल सम्राट यानी 1556 से 1605 अकबर के शासन का आधिकारिक इतिहास है। अकबर ने अपने दरबार में स्वयं को इतिहासकार और जीवनीकार नियुक्त किया। अब्दुल फजल अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक था, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि आर्द्रता किसमें मापी जाती है? तो हाइड्रोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है? उसमें आपके ऑप्शन एक केरल के लिंग अनुपात से रिलेटेड दिया था, एक ऑप्शन आपका पूरे भारत की साक्षरता दर से था, ऐसे ही करके था। उसी में से कोई एक जो कि पॉइंट गलत करके वहीं पूछा गया होगा दोस्तों आपसे, तो आप लोग कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा कि ऑप्शंस क्या थे। एक प्रश्न आया था कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था? फरवरी 2022 में लिया था। बात करते हैं तो गांधी जी ने फरवरी 2022 में असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया, क्योंकि चौरी चौरा जो कि गोरखपुर में एक शांतिपूर्ण भीड़ विरोधी हिंसक हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जो कि 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी। बात करते हैं इससे गांधी जी उग्र हो उठे और उन्होंने महसूस किया कि सत्याग्रहियों को सामूहिक संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा स्वयं शासन और पूर्ण स्वतंत्रता के सिद्धांत के साथ शुरू किया गया था। इस आंदोलन के पीछे मुख्य बल जो कि स्वदेशी सिद्धांतों को अपनाना, स्वदेशी आदतों को अपनाना, जैसे कि हाथ से कटाई और बुनाई और समाज से अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए आवाज़ उठाना था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 2022 के महिला एकल फ्रेंच ओपन का खिताब किसने जीता? ईगा जो कि स्वेटिक ने जीता था, ठीक है। एक प्रश्न आया था कि सोनल मान सिंह जो कि किस नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य से ये संबंधित हैं।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि न्यू पेज ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों आपसे पूछा गया होगा कि न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है, तो Ctrl+O आपका राइट आंसर हो जाएगा, Ctrl+O। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 89वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था, तो 2003 में हुआ था। बात करते हैं दोस्तों, तो संविधान का 89वां संविधान संशोधन 19 फरवरी 2003 को लागू हुआ था। अनुसूचित जनजातियों को जो कि प्रदान किए गए विभिन्न सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के विभाजन पर अनुच्छेद जो कि 338A के संविधान के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। तो 2003 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है, तो चलिए तमिलनाडु में स्थित सभी 10 मंदिरों को बता देते हैं। जैसे कि चिदम्बरम मंदिर है, नटराजन मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, रामेश्वरम मंदिर, मदुरै जो कि मंदिर, उसके बाद जो कि कुंभकोरण ब्रह्मा मंदिर, ठीक है, मीनाक्षी अम्बन मंदिर, श्री लक्ष्मी नारायण स्वर्ण मंदिर, बाला गुरुगन मंदिर, ठीक है, नवपसनम मंदिर। ये सभी क्या हैं दोस्तों, ये जो कि आपके तमिलनाडु में स्थित मंदिरें हैं। इनमें से कोई भी आपके ऑप्शंस में रहा होगा तो फिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस दोस्तों इतना ही सारा प्रश्न मुझे मिल पाया। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके एक बार ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो लाइक शेयर कर देना। चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।